आज के इस वीडियो में हम BHI 144 के खंड 1 की इकाई 1 के क्रम में प्रारंभिक भारतीय इतिहास का निर्माण को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बने बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रारंभिक भारतीय इतिहास का निर्माण तथा BHI 144 से रिलेटेड मैं इससे पहले भी कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके भी आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रारंभिक भारतीय इतिहास का निर्माण। जब हम प्रारंभिक भारतीय इतिहास का निर्माण देखते हैं तो यह जो शुरुआत होती है वह 18वीं सदी में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने संस्कृत परंपरा में एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में ऐतिहासिक साहित्य की खोज करना प्रारंभ किया। जो उपनिवेशिकवादी थे, जो ब्रिटिश थे, वो जो 18वीं सदी में वे संस्कृत परंपरा से जो संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्य थे, साहित्य थे, उसमें ऐतिहासिकता की उन्होंने खोज शोध करना प्रारंभ किया। इस प्रयास में वे असफल रहे और इसकी उन्होंने घोषणा की। भारतीय संस्कृति और इसकी हिंदू सभ्यता को इतिहास विहीन माना गया। जो उपनिवेशवादी अंग्रेज थे उन्होंने भारतीय संस्कृति और हिंदू सभ्यता को इतिहास विहीन कहा। इसके पीछे भी कई कारण हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। यद्यपि विलियम जोन्स जैसे कुछ भारतविद आश्वस्त थे कि कुछ ग्रंथों में इतिहास का केंद्रीय तत्व समाहित हो सकता है, जबकि अधिकतर ब्रिटिशवादी जो अंग्रेज थे वे भारतीय सभ्यता, हिंदू सभ्यता को इतिहास विहीन मानने लगे, कहने लगे। परंतु उन्हीं में एक विलियम जोन्स नामक शोधकर्ता थे। उन्होंने भारत के जो सभ्यता ग्रंथ हैं उनमें इतिहास का केंद्रीय तत्व होने से सहमत होते हैं। उनका मानना है कि जो भारतीय सभ्यता है वह इतिहास विहीन नहीं है, पर अधिकांश का यही मानना था कि इन ग्रंथों में अतीत के वास्तविक अभिलेखन का साक्ष्य बहुत कम मिलता है। एकमात्र अपवाद कल्हण की राजतरंगिणी थी, जो कश्मीर की 12वीं सदी का इतिहास थी। जबकि अधिकतर जो उपनिवेशवादी अंग्रेज थे वे भारतीय सभ्यता को इतिहास विहीन मान रहे थे, कह रहे थे। पर वही हम देखें कल्हण की राजतरंगिणी, जो कि एक क्रमवाद तरीके से, जिसमें काल का भी जिक्र है और परंपरागत इतिहास, जो राजाओं के परंपरागत इतिहास जो चले आ रहे थे उसका क्रमवार तरीके से उल्लेख उन्होंने राजतरंगिणी में किया है, जिससे हमें कश्मीर की इतिहास का पता चलता है, जो कि एक सही विवरण और जो इतिहास लिखने की जो परंपरा है, जो मानक है, उस पर राजतरंगिणी कहीं ना कहीं खड़ी उतरती है। इसलिए इसे इतिहास विहीन नहीं कहा जा सकता था। प्राच्यवादियों का यह मत था कि प्राचीन भारत में कोई इतिहास नहीं था, क्योंकि प्राथमिक रूप से उनके अनुसार भारत में किसी तरह की ऐतिहासिक रचनाओं का नितांत अभाव था। जो कुछ पश्चिम के विद्वान थे उनका मत था कि भारत में कोई इतिहास नहीं था, क्योंकि प्राथमिक रूप में अगर हम देखें या वो उनका जो कहना है उसके अनुसार भारत में किसी भी तरह की ऐतिहासिक रचना का परंपरा पूर्व काल में नहीं था। इतिहास से उनका अभिप्राय अनुशासनिक इतिहास से था। यहाँ जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास से आपको यह समझना चाहिए कि इतिहास वैसा इतिहास जो अनुशासनिक यानी कि क्रमबद्ध तरीके से, जिसमें कालखंड का बोध होता हो, कालखंड की चर्चा की गई हो, ऐसे इतिहास से है। क्योंकि प्राचीन भारतीयों में इतिहास का बोध अनुपस्थित था। प्राचीन काल के जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें आप देखें तो कालखंड का जिक्र बहुत कम आता है। उससे हमें उस समय की, उस घटना की तत्कालीन समय का बोध या जानकारी नहीं हो पाती।
इतिहास और ऐतिहासिक रचनाओं के बीच अंतर किया जाना महत्वपूर्ण है। प्राच्यवादियों ने यह देखा कि महाकाव्यों, पुराणों तथा विदेशियों के वृत्तांतों में दर्ज हुई कहानियों के आधार पर भारत के इतिहास का थोड़ा बहुत पुनर्निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार का ऐतिहासिक लेखन यहाँ पूरी तरह से अनुपस्थित था। यही हम देखें तो जो पश्चिम के विद्वान थे वे कहते हैं कि महाकाव्य, पुराण तथा जो विदेशियों के जो वृत्तांत जो हमें मिलते हैं उनकी कहानियों के आधार पर भारत के इतिहास का थोड़ा बहुत तो निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार का ऐतिहासिक लेखन यहाँ जो उसके मानक है वह अनुपस्थित है, वह यहाँ नहीं मिलता। ऐतिहासिक लेखन और इस प्रकार ऐतिहासिक चेतना को वास्तविक इतिहास के चिन्ह के रूप में या इसके विपरीत समझा गया। वहीं हम देखें तो जो ऐतिहासिक लेखन और इस प्रकार की जो ऐतिहासिक चेतना होती है को यहाँ वास्तविक इतिहास के चिन्ह रूप में या इसके विपरीत समझा गया। इतिहास स्वयं में ऐतिहासिक चेतना से बंधा हुआ है, क्योंकि जो वास्तविक इतिहास होता है उसमें नवीन और अभूतपूर्व का सृजन करते हुए आत्मसजग अभिकर्ता मौजूद होता है, या इसके विपरीत कहे तो इतिहास का लेखन स्वयं में ऐतिहासिक चेतना की मौजूदगी की ओर संकेत करता है। समय समय पर प्राचीन भारत में ऐतिहासिक दस्तावेजों की व्यवस्थागत अनुपस्थिति तथा समकालीन यूरोप के इतिहास लेखन के बीच तुलनाएं की जाती रही थी। उनका कहना था कि पुनर्जागरण से उत्पन्न अतीत का बोध साक्ष्य, कार्य कारण तथा कालानुक्रम के साथ ही धारावाहिक विवरण के प्रति स्पष्ट चेतना का प्रदर्शन करता है। भारत में ऐसा नहीं था। बहरहाल कुछ जो प्राच्यवादी विद्वान थे ने प्रबोधन के दर्शन में मानववादी संस्करण से प्रभावित होकर भारत के इतिहास की खोज की शुरुआत की। उनके द्वारा किए गए शुरुआती पाठ हिंदू विधि तथा धर्म ग्रंथों से संबंधित थे। दूसरी ओर 19वीं सदी में उपयोगितावादी विचार भारतीय इतिहास के नए निर्वाचनों की ओर उन्मुख हो रहे थे। उनका यह मानना था कि यह तथ्य कि भारत का कोई इतिहास नहीं रहा है का कारण भारतीय समाज की प्रकृति थी। भारत के अतीत में प्राच्यवादी निरंकुशता के सिद्धांत की पुष्टि के रूप में देखा गया। जेम्स मिल की द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भारत के अतीत के संबंध में विचार करने का पहला प्रयास था। उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालों, हिंदू मुस्लिम सभ्यताओं तथा ब्रिटिश शासन के रूप में विभाजित किया। भारतीय हिंदू सभ्यता को पिछड़ी, अतार्किक और गतिहीन रूप में देखा गया। यह मत हीगल, गेहेल के अधिक अमूर्त ऐतिहासिक सामान्यीकरण का हिस्सा बन गया। उनके अनुसार भारत में जो नजर आता है वह इतिहास नहीं बल्कि पूर्व इतिहास है। एक अन्य उदाहरण में हीगल स्पष्ट तौर पर प्राचीन भारत के विषय में संकेत करता है। किसी राष्ट्र का वास्तविक वस्तुनिष्ठ इतिहास तब शुरू हुआ नहीं माना जा सकता जब तक वह लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज को धारण न करता हो या वहाँ लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज न पाए जाते हों। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसी राष्ट्र का वास्तविक या वस्तुनिष्ठ इतिहास जो होता है, जो सच्ची इतिहास होता है, वह तब तक शुरू नहीं माना जाता है जब तक वह लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में संरक्षित न हो, वहाँ लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज न पाए जाते हों। ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र का वास्तविक इतिहास की शुरुआत नहीं मानी जा सकती। ऐसी संस्कृति जिनके पास अब तक इतिहास नहीं है, उसने कोई वास्तविक सांस्कृतिक प्रगति नहीं की। ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ या जिस संस्कृति के पास इतिहास लेखन की जो यह आधुनिक परंपरा है इसका बोध नहीं है, वह वास्तविक रूप में सांस्कृतिक प्रगति नहीं की है। वह 3500 के तथाकथित भारतीय इतिहास पर भी लागू होता है। वही नियम जो प्राच्यवादी थे, पश्चिम के विद्वान थे, वही नियम भारतीय इतिहास पे भी लागू करके देखते हैं। इसी कारण से वे कहते हैं कि भारत का कोई इतिहास नहीं था। जेम्स मिल ने प्राच्यवादियों की इस विचार का खंडन किया कि महाकाव्य तथा अन्य स्रोतों से भारतीय इतिहास का बोध किया जा सकता है। वहीं जो कुछ विद्वान ये कह रहे थे कि भारतीय इतिहास का बोध हो सकता है क्योंकि महाकाव्य तथा अन्य जो ग्रंथ हैं वहाँ से हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन जेम्स मिल जैसे प्राच्यवादियों ने इस विचार का खंडन किया।
वहीं हम देखें तो डी कोसांबी तथा अन्य जो मार्क्सवादी इतिहासकार के शोध कार्यों में ऐतिहासिक परिवर्तन के अनुसंधान की शुरुआत की। इस क्रम में हम देखें तो वह यह कहते हैं कि प्राच्यवादी इतिहासकारों द्वारा उस प्रकार के ग्रंथों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया जो वंशावली इत्यादि ऐतिहासिक परंपराओं के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। इसके बाद होने वाली चर्चाओं ने इस विश्लेषण को और समृद्ध बनाया। यह अनुभव किया गया कि इतिहास का निर्माण किससे होता है इसका निर्धारण दो तरह के ग्रंथों के बीच अंतर करके किया जा सकता है। यहाँ हम देखें तो डी कोसांबी तथा अन्य जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे वे कहते हैं जो प्राच्यवादी इतिहासकार थे उन्होंने भारतीय इतिहास की जो वंशावली जैसे ग्रंथ हैं उस पर उन्होंने गंभीरता से उसे नहीं लिया। इससे हमें काफ़ी हद तक इतिहास के निर्माण की शुरुआत करने की जो उपयोगिता है वह सिद्ध हो सकती है। यहाँ से हम भारतीय इतिहास के लेखन को या भारतीय परंपरा में इतिहास के बीज को देख सकते हैं। इसके बाद होने वाली चर्चाओं ने इस विश्लेषण को और समृद्ध बनाया। यह अनुभव किया गया कि इतिहास का निर्माण किससे होता है इसका निर्धारण दो तरह के ग्रंथों के बीच अंतर करके किया जा सकता है। एक तो वे इतिहास के रूप में अभिप्रेत थे और दूसरे वे जिनका व्यापक साहित्यिक रुचि का दायरा था। अतीत से संबंध रखने वाले सभी ग्रंथों को इतिहास के रूप में चिन्हित नहीं किया जा सकता है। इतिहास को दर्ज करने वाली भारतीय शैलियाँ पश्चिम परंपरा की शैलियों से बिल्कुल भिन्न थी। जो भारतीय शैली है वह पश्चिम की शैली से काफ़ी भिन्न थी। जो इतिहास दर्ज करने की जो परंपरा है वह भारतीय जो शैली है वह पश्चिम की परंपरा शैली से बिल्कुल भिन्न थी। इतिहास सांस्कृतिक रूप से रचा जाता था। इतिहास जो है भारत में सांस्कृतिक रूप से रचा जाता था और उसके लेख का अपने पाठकों और श्रोताओं से अंतर संवाद निर्णायक रूप से प्रासंगिक होता है। इस संदर्भ में रोमिला थापर का शोध कार्य महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। उन्होंने प्राचीन भारत की ऐतिहासिक परंपरा का सर्वाधिक बोधगम्य अध्ययन किया है और यहाँ हम उनके कुछ तर्कों और पर्यवेक्षणों को प्रस्तुत करेंगे जो इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज ने इतिहास की परिकल्पना एक भिन्न स्वरूप में थी। कम से कम इतिहास के संबंध में पश्चिमी विचार से भिन्न स्वरूप में। भिन्न स्वरूप बोले तो जो पश्चिम के जो इतिहास परंपरा थी उससे काफ़ी भिन्न स्वरूप में। दोनों प्रकार के ग्रंथ वे जो इतिहास की चेतना पर प्रकाश डालते हैं और वे जो ऐतिहासिक लेखन के स्वरूपों को सामने लाते हैं। आरंभिक समय में अतीत के पुनर्निर्माण हेतु प्रयुक्त होते थे। वस्तुतः उनके अनुसार कोई भी समाज इतिहास विहीन नहीं होता है। प्रत्येक समाज की अतीत के संबंध में अपनी एक परिकल्पना होती है और भारत भी उसका कोई अपवाद नहीं था। महत्वपूर्ण यह एहसास कराना है कि समाज कुछ निश्चित घटनाओं को अन्य घटनाओं की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं और किस प्रकार समाज दस्तावेजों को व्यवस्थित करते हैं यह वहाँ की ऐतिहासिक परंपरा द्वारा निर्धारित होता है। जो रोमिला थापर है वह इसके बारे में बताती है कि जो भारतीय इतिहास है यहाँ का जो लेखन परंपरा है वह पश्चिम की जो लेखन परंपरा है उससे काफ़ी भिन्न है। हर एक समाज का अपने इतिहास को व्यवस्थित करने का या दस्तावेज के रूप में व्यवस्थित करने का अपना एक ऐतिहासिक परंपरा होता है। इसी कारण से पश्चिम के विद्वानों की जो परंपरा है उस नज़रिए से हम भारत को इतिहास विहीन नहीं कह सकते क्योंकि भारत का अपना ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण करने की परंपरा थी। यहाँ वह इसे विस्तार रूप से बताती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के जो प्रारंभिक इतिहास लेखन की जो परंपरा है, जो प्रारंभिक भारतीय इतिहास का निर्माण जो हुआ वह किस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में उसका निर्माण किया गया, उसके संबंध में हमने विस्तार से पढ़ा है।
बहुत ही सरल शब्दों में आपको मैंने इस वीडियो में प्रारंभिक भारतीय इतिहास का निर्माण को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।